नौकरानी मर्डर केस में बीएसपी सांसद धनंजय सिंह की पत्नी जागृति सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। एक और नौकरानी पर जुर्म ढाने का हुआ खुलासा। पुलिस ने नौकरानी को अस्पताल में कराया भर्ती। उत्तराखंड के दौरे पर ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स और उनकी पत्नी कैमिला पॉर्कर देहरादून के आईएमए में सलामी देकर हुआ स्वागत। एफआरआई के सालगिरह में भी हुए शामिल। और कोलकाता में निराश हुए सचिन के फैंस 10 रन बनाकर मास्टर ब्लास्टर हुए शिल्पिंग फोर्ट का शिकार। आउट दिए जाने के फैसले पर उठे सवाल। पहले मैच में रोहित शर्मा ने जुड़ा शतक। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने फिर साधा है कांग्रेस पर निशाना। मोदी ने कहा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार होती तो 1 किलो कोयला भी नहीं बचता। भारतीय जनता पार्टी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर हंगामा बोला। जगदलपुर में हुई रैली में मोदी ने सीएम रमन सिंह के कामकाज की जमकर सराहना की और रमन के लिए वोट मांगे। वहीं मोदी ने अपने पुराने अंदाज में कांग्रेस को महंगाई के मुद्दे पर भी लपेटा। मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए पूछा कि बीजेपी की पटना रैली में धमाकों के बाद वहां के सीएम ने क्या किया। बिहार सरकार तो 56 भोग कर रही थी। नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं गुजरात में रहूं या दिल्ली में, आपका दर्द पहचान लेता हूं। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्य की रमन सरकार पर जमकर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि रमन सरकार की तरफ से महज वादे किए गए, दावे किए गए, लेकिन विकास से छत्तीसगढ़ की जनता कोसों दूर। कोंडा गांव पहुंची सोनिया गांधी ने सूबे की रमन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी या बिजली हर क्षेत्र में पिछड़ चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार ने केवल बड़ी बड़ी बातें ही की है और विकास के क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में अगली सरकार कांग्रेस की ही होगी। सोनिया गांधी ने कहा कि केंद्र में यूपी की सरकार ने वनवासियों की खातिर कानून बनाया, वनवासियों को उनके हक दिए गए, किसानों को भी विकास में हिस्सेदार बनाएंगे, नया भूमि अधिग्रहण कानून लेकर आए। छत्तीसगढ़ सरकार ने ये कानून लागू नहीं किया। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में गरीबी बढ़ी है जबकि अन्य राज्यों में गरीबी घटी। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता अपना सम्मान चाहती है, जो कांग्रेस उनको दिलाकर ही रहेगी। जौनपुर के सांसद धनंजय सिंह की पत्नी जागृति पर उनकी नौकरानी को जान से मारने का इल्जाम है, लेकिन अब जागृति पर एक और नौकरानी के साथ जुल्म करने का मामला सामने आया है। मीना देवी नाम की जिस नौकरानी को बीएसपी सांसद धनंजय सिंह ने अपने बंगले से भगा दिया था, पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला है। पुलिस ने उसका बयान दर्ज करने के बाद उसे इलाज के लिए लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। डीसीपी एसडीएस त्यागी ने बताया कि बीएसपी सांसद धनंजय सिंह की पत्नी जागृति सिंह रांची को साउथ दिल्ली की किसी एजीआर प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से करीब 10 महीने पहले काम पर रखा था। जागृति ने सिर्फ राखी पर ही अत्याचार नहीं किए, बल्कि नाबालिग नौकर और नौकरानी मीना के ऊपर भी जमकर अत्याचार किए। मीना के शरीर पर लगे चोटों के निशान जागृति के अत्याचारों की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। गुरुवार को मुलायम सिंह यादव ने अपने गढ़ यानी मैनपुरी से दिल्ली के तख्त पर निशाना साधा और कहा कि अगली सरकार तीसरे मोर्चे की बननी निश्चित है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी सीटें जीतकर सबसे बड़ा गठबंधन का दल बनेगा और सपा की अगुवाई में बनेगी दिल्ली की नई सरकार। मैनपुरी की सरजमीन से मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस और भाजपा के साथ साथ बसपा पे भी निशाना साधा और कहा कि बसपा के असली नेता मायावती नहीं, सतीश चंद्र मिश्र है। बिजली घोटाले की तरफ संकेत करते हुए कहा कि जब उनकी सरकार थी तब बिजली विभाग के पास 23,000 करोड़ सरप्लस था और जब मायावती गई तो 25,000 करोड़ का कर्ज यूपी सरकार के ऊपर चढ़ा दिया। मुलायम सिंह ने मन से ही सीएम अखिलेश यादव को नसीहत दे डाली और कहा कि सांप्रदायिक शक्तियों से बात नहीं बल्कि बल प्रयोग होना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो अक्टूबर 1990 में ही अयोध्या की मस्जिद गिर जाती। मुस्लिम वोटरों को संकेत देते हुए ये भी कह डाला कि कपड़े से लेकर मिसाइल तक सब अकलियत बनाते हैं। जैसे अखिलेश यादव ने मैनपुरी के विकास की बात रखी, वहीं मंत्री आजम खान ने अकलियत के सामने संदेशा दिया कि आरएसएस के लोगों ने बापू की हत्या करवाई और अब ऐसे हत्यारों को क्या आप
दिल्ली के तख्त पर बैठने देंगे। ब्रितानी हुकूमत के दौर में बने एफआरआई ने अपने अतीत को पलटकर देखा है। दरअसल प्रिंस चार्ल्स ने इसके स्थापना के उपलक्ष्य में यहाँ पर शिरकत की है। इस मौके पर एफआरआई ने उनको मानद उपाधि प्रदान की है। यहाँ राजधानी का वन अनुसंधान केंद्र यानी एफआरआई एक खास लम्हे का गवाह बना है। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने यहाँ पर शिरकत की है। उन्होंने इस बिल्डिंग की स्थापना के उपलक्ष्य में आयोजित हुए कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने एक पौधारोपण किया। साथ ही साथ उन्होंने इस इमारत की वर्षगांठ के मौके पर एक केक भी काटा। इस मौके पर तमाम जनप्रतिनिधि और अन्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि ब्रिटिश काल में 7 नवंबर को ही इस बिल्डिंग की स्थापना हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में इस बार ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स यहाँ पर पहुँचे हैं। कहने की जरूरत नहीं कि अंग्रेजी हुकूमत के दौर में बेहद दूर में कई तमाम इमारतों की स्थापना हुई थी। एफआरआई भी उनमें से एक है। ये अच्छी बात है कि एक लंबे समय बाद ब्रिटेन के राजकुमार यहाँ पर पहुँचे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भाई आनंद कुमार को आयकर विभाग से मिली फौरी राहत के बाद उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान अब चढ़ने लगा है। दरअसल आयकर विभाग ने फिक्स डिपॉजिट के 400 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए हैं। इस पूरे मसले पर सूबे की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी ने मायावती और केंद्र सरकार पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। साथ ही समाजवादी पार्टी ने ये भी कहा है कि इस तरह की राहत देकर केंद्र सरकार मायावती को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लालच दे रही है। दरअसल आयकर विभाग ने जून में मायावती के भाई आनंद कुमार और उनकी ग्रुप ऑफ कंपनीज के लगभग 400 करोड़ रुपयों को जब्त किया था और अब आयकर विभाग ने इस मसले पर आनंद कुमार को फौरी राहत दे दी है। मामले की जांच भी बंद कर दी गई है। हाल ही में सीबीआई से क्लीन चिट पा चुकी समाजवादी पार्टी भी इस मसले पर मायावती पर और केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार और बीएसपी की मिलीभगत ही है, जिसकी वजह से आनंद को राहत दी गई है। आयकर विभाग से मिली राहत के बाद विपक्षी दलों ने भी मामले पर चुटकी ली है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि ये बीएसपी और सरकार की मिलीभगत है, तो वहीं केंद्र की कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ये चाहती ही नहीं है कि बीएसपी या किसी की कोई भी जांच हो और ये राहत भी आपसी फिक्सिंग ही है। बहरहाल यहाँ आपको ये भी बता दें कि हाल ही में सीबीआई ने मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला भी बंद कर दिया था और अब मायावती के बाद आनंद को मिली इस राहत को भी चुनावी नजरिए से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा पर आज कोर्ट ने अपनाया है कड़ा रुख। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुरक्षा और उसके बकाए पैसे पर एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान 15 दिन के भीतर सारे पैसे को वसूले जाने के आदेश दिए हैं। साथ ही वसूली न हो पाने की सूरत में इस पूरी रकम को जिले के डीएम और एसपी से वसूलने के आदेश दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पुलिस सुरक्षा को लेकर आज एक जनहित याचिका दायर की गई। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा और उसके बकाए पैसे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जनहित याचिका दायर की गई। इससे पहले भी इस जनहित याचिका में राज्य सरकार से जवाब तलब किया जा चुका है, लेकिन आज कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस पूरे मामले पर कड़ा रुख अपनाया है। जी हां, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान करोड़ों की बकाया रकम को 15 दिन के भीतर वसूले जाने के आदेश दिए हैं। साथ ही वसूली न हो पाने के सूरत में पूरे पैसे को जिले के डीएम और एसपी से वसूलने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने 2 दिसंबर को पूरे मामले पर रिपोर्ट भी तलब की है और इस पूरे मामले पर बिना संस्तुति के सुरक्षा दिए जाने पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है। साथ ही पूरे मामले पर प्रमुख सचिव गृह या उनके समानांतर अधिकारी से हलफनामा भी मांगा है। इस पूरे मामले पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट में 2 दिसंबर को पेश होगी। साथ ही इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई भी 2 दिसंबर को होगी। लोकसभा चुनाव के पहले जहां यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थर्ड फ्रंट गठन करने में जुट गए हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को अपने खेमे में लेने के लिए पूरी कवायद में जुट गई है। और इसी क्रम में सरकार ने, कहा जा सकता है, मुख्यमंत्री मायावती को गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पे एक सुपर बंगला बनाने का आदेश दिया है। इस बंगले को बनाने के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने हरी झंडी भी दे दी है। सियासत कैसे होती है या कांग्रेस पार्टी से बखूबी कोई नहीं जानता है। अगर देखा जाए तो हमेशा मायावती का विरोध करने वाले कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के रणनीतिकार इस समय यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती को अपने खेमे में लाने की पूरी कवायद में जुट गए हैं। अगर देखा जाए तो गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर मायावती को बहुत पहले बंगला नंबर 12, 14 और 16 अलॉट किया गया था, जिसे बाद में बहुजन समाज
प्रेरणा केंद्र बना दिया गया था। लेकिन अगर देखा जाए तो अब इसे सुपर बंगला का रूप दिया जा रहा है और इसके लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने हरी झंडी भी दे दिया है। अगर देखा जाए तो नगर निगम ने कहा है कि इस बंगले का अब नंबर होगा 12 नंबर, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड होगा बंगले का पता। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मायावती को खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत शतरंजी खेल खेली है और मायावती को देखना होगा कि वो आगे अपनी सियासी चाल कैसे चलती है। हालांकि ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार मानते हैं कि अगर लोकसभा चुनाव के समय मायावती उनके साथ रहती है या लोकसभा चुनाव के बाद भी मायावती उनके साथ रहती है तो कांग्रेस केंद्र में एक बार फिर मजबूत हो सकती है। मायावती कितनी चतुराई से राजनीति करती है किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी को अपनी सियासी चाल चल दी है, लेकिन कांग्रेस के नाले पे कब मायावती डाला देती हैं। गुरुवार को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 138वीं बोर्ड बैठक में कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है जिससे भविष्य में प्राधिकरण की आमदनी में भारी वृद्धि होने वाली है। इससे जनता को काफी लाभ होने की संभावना जताई जा रही है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड की 138वीं बैठक प्राधिकरण के चेयरमैन और उपाध्यक्ष संतोष कुमार यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में गाजियाबाद के डीएम एसवीएस रंगाराव, नगर आयुक्त आरके सिंह, जीडीए के सचिव आरके सिंह, अपर आयुक्त आवास विकास परिषद विमल शर्मा सहित जीडीए नगर निगम आवास विकास परिषद के तमाम आला अधिकारियों और जीडीए बोर्ड मेंबरों ने भाग लिया। बैठक में जीटी रोड पर महामाया स्टेडियम एवं गाजियाबाद दिल्ली रेलवे लाइन के मध्य पड़ी नगर निगम की लगभग 30 एकड़ भूमि पर बड़ा पार्क विकसित करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही अर्थला में बन रहे हज हाउस के संशोधित मानचित्र पर जो फीस 13 लाख आंकलित की गई है उसको बोर्ड ने पूर्व के प्रस्ताव की भांति माफ करने का निर्णय लिया। बोर्ड बैठक में भूखंडों की लीज बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को भी उस शर्त के साथ मंजूरी दी गई कि जो लीज 30 वर्ष या 60 वर्ष से कम है उनके लीज को एक साथ 90 वर्ष बढ़ाने का अनुरोध किया जा रहा है। शासनादेश के क्रम में लीज रेंट का प्रीमियम एक मुश्त 10% लिया जाएगा। हालांकि जीडीए बोर्ड की बैठक में जीडीए की आय बढ़ाने संबंधी सभी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, लेकिन जीडीए बोर्ड के एक सदस्य अनिल स्वामी ने यह कहते हुए इसका विरोध किया है कि इससे जनता की जेब पर भारी बोझा पड़ने वाला है। इसको लेकर जनता भविष्य में विरोध भी कर सकती है। भारत देश में जहां अधिकतर राज्य और खुद देश अपने को विकासशील बताने में लगा हुआ है, लेकिन उत्तराखंड में लोगों का आंदोलन पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने को लेकर है। जी हां, जब से सरकार ने उत्तरकाशी को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया है तब से सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है और अब प्रदेश के कई जिलों से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की मांग उठ रही है। वहीं सरकार के फैसले पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने पिछले दिनों उत्तरकाशी के कुछ क्षेत्रों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया, जिसके चलते अब पूरा उत्तरकाशी क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र घोषित हो चुका है। साफ है, पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के चलते इस क्षेत्र के युवाओं को नौकरियों में आरक्षण की सुविधा के साथ साथ योजनाओं में भी जिले को प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन जैसे ही राज्य सरकार ने इसका फैसला लिया तब से मानो उत्तराखंड में अन्य क्षेत्रों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की मांग उठने लगी है। अभी तक पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली जिले के केदारनाथ और बद्रीनाथ क्षेत्रों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की मांग हो चुकी है और मांग लगातार जारी है। साफ है, राजनीतिक लाभ के साथ साथ अन्य क्षेत्रों के लोगों को आर्थिक रूप से भी इसका लाभ मिलेगा। केदारनाथ क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के पीछे कारण आपदा को बताया जा रहा है, तो बद्रीनाथ क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के पीछे वहाँ मौजूद गिरी और गोस्वामी जातियों को आधार बताया जा रहा है। हालांकि उत्तरकाशी क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किए जाने के पीछे आने वाले लोकसभा चुनाव को भी आधार बताया जा रहा है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री के बेटे यहाँ से चुनाव लड़ने की संभावना है। ऐसे में इसका फायदा उन्हें मिल सकता है। प्रदेश के अन्य नेता कैसे इससे पीछे रह सकते हैं? इन क्षेत्रों के विधायकों ने तो इसकी मांग की है, वहीं खुद सांसद सतपाल महाराज ने भी क्षेत्रों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने तो सरकार द्वारा उत्तरकाशी को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनके अनुसार सरकार ने जल्दबाजी में यह फैसला लिया है। उनके अनुसार क्या सरकार को यह नहीं पता था कि अगर एक क्षेत्र को आप पिछड़ा क्षेत्र घोषित करेंगे तो प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी इसकी मांग उतनी तेजी से उठेगी। उनके अनुसार यह फैसला राजनीतिक लाभ लेने के लिए हुआ है। बीजेपी के चुनाव चिन्ह का बदलेगा रंग, कमल का निशान अब होगा ब्लैक एंड व्हाइट। बीजेपी की मांग के बाद चुनाव आयोग ने पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल का रंग बदलने की अनुमति दे दी है। पार्टी का कहना है कि ईवीएम पर ब्लैक एंड व्हाइट निशान होते हैं, इसलिए मतदाता भ्रमित हो सकते हैं। पार्टी की इसी मांग के आधार पर चुनाव आयोग ने इसे बदलने की मंजूरी दे दी है।
पिछले काफी वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर पश्चिमी यूपी के वकील लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने वकीलों की इस मांग पर गौर नहीं किया, जिसके चलते मेरठ में वकीलों ने कार्य बहिष्कार का धरना प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट पर तालाबंदी कर दी। धरना प्रदर्शन कर रहे ये वकील मेरठ के हैं, जहां तकरीबन पिछले 58 वर्षों से पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों का मुद्दा अभी भी यूं ही बरकरार है और किसी भी सरकार ने इनकी इस मांग पर कोई विचार नहीं किया। जहां काफी बार इन्होंने रोड भी जाम किए, जिसके चलते इन पर मुकदमे भी हुए और पुलिस की लाठियां भी चली, लेकिन आज भी वकील हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। वकीलों की माने तो उनका कहना है कि वे जनता को सस्ता